हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। अक्सर आप अगर घर बनाने जा रहे हैं तो आपके मन में एक कॉमन डाउट रहता है। अगर आप एक घर बनाने वाले हैं या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप एक सिविल इंजीनियर हैं या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर ये आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो बेसिकली आपका है विच बेस्ट इज फॉर योर हाउस कंस्ट्रक्शन, रेड ब्रिक, फ्लाई एश ब्रिक और एसी ब्लॉक। जैसा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स मार्केट में अवेलेबल है और जब आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि आपको कौन सा ब्रिक यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपके कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो आप उसमें बेसिकली जो यूज होता है वो सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, साथ ही साथ स्टील रेनफोर्समेंट होता है और एक ब्रिक भी उसका एक पार्ट्स है जहाँ पे ब्रिक भी आप यूज करते हैं। तो आप जब भी बनाने जा रहे हैं तो आपको हमेशा जितने भी टाइप के अवेलेबल मटेरियल हैं आप उसमें कंपेयर करते हैं कि कौन सा मटेरियल आपके लिए इकोनॉमिकल रहने वाला है, कौन सा मटेरियल आपके लिए ड्यूरेबल रहने वाला है, कौन सा मटेरियल क्वालिटी वाइज देखा जाए तो वो सही रहने वाला है। तो इन सब एस्पेक्ट में आप जब कंपेयर करते हैं तो जाकर आप एक ब्रिक को या आप एक मटेरियल को क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप एक बेटर स्टेप, बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आप जाकर फाइनल में एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा ब्रिक आपके प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल रहने वाला है। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो बेसिक मैंने जो ऐड किया है जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, जो एजेंडा रहने वाला है वो एजेंडा रहने वाला है इंट्रोडक्शन। जो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि मटेरियल जो अवेलेबल है ब्रिक का वो क्या है, कौन सा है, वो इंट्रोडक्शन दूंगा। दूसरा क्या होगा कि उनमें डिफरेंसेस क्या कि आपको एक कंपैरिजन दूंगा कि ये ब्रिक है, ये इस टाइप का ब्रिक और इस टाइप का ब्रिक है, तीनों में क्या डिफरेंसेस है। आप किसी भी मटेरियल को जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको किसी को ना सिलेक्ट करने की भी कोई वजह होनी चाहिए। तो वो डिफरेंसेस की वजह से आपको पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बेस्ट है और उसके बिहाफ में आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। थर्ड रहेगा आपका कंक्लूजन। जब आप डिफरेंसेस को समझ लेंगे तब क्या होगा, लास्ट में एक कंक्लूजन पे हम लोग जाएंगे कि कंक्लूजन हमारा ये रहा इस टॉपिक का। और बाद में जब सबसे लास्ट रहेगा वो रहेगा रिकमेंडेशन। वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस और मेरे रिसर्च पे जो बेस्ट मैं आपको एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको किस प्रोजेक्ट के लिए किस टाइप का ब्रिक यूज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका क्या है, रेड ब्रिक है। भी जो दूसरा ये आपको दिख रहा है ये आपका फ्लाई एश ब्रिक है और ये जो तीसरा आपको दिख रहा है ये आपका एसी ब्लॉक है। तो ये आपके मार्केट में, आपके आसपास में, आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो मेजरली जो आपका यूज होता है वो ये 3 टाइप्स के ब्रिक यूज होते हैं, जो कि रेड ब्रिक, फ्लाई एश ब्रिक, एसी ब्लॉक। अभी आपका और भी यूज होता है, कंक्रीट ब्लॉक भी यूज होता है, आपका फिर पेवर ब्लॉक भी यूज होता है, बट वो आपके फ्लोरिंग के लिए यूज होता है। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, घर को कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो बेसिकली आपका ये 3 टाइप्स ऑफ ब्रिक यूज होते हैं, जो कि रेड ब्रिक, फ्लाई एश ब्रिक और एसी ब्लॉक है। अब आप आज के वीडियो में हम इन्हीं तीनों के बीच में डिफरेंसेस समझेंगे, इन्हीं तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रिक सूटेबल रहने वाला है। तो अब चलिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिफरेंसेस है। अभी इंट्रोडक्शन तो हमने करा दिया, आपको पिक्चर दिखा दिया कि ये कैसा आपको दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको देखा भी होगा। तो अभी अब चलते हैं, समझते हैं डिफरेंसेस पे। तो डिफरेंसेस को बताने के लिए मैंने कुछ एस्पेक्ट्स को लिया है कि किस एस्पेक्ट्स में आपको इन तीनों का कंपेरिजन करना है। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट्स है वो मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। वो मैन्युफैक्चर कैसे होता है उसको भी समझना जरूरी है कि वो मैन्युफैक्चर कैसा हो रहा है, तब जाकर आप उसमें एक डिफरेंस पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें जो कि रेड ब्रिक है, तो रेड ब्रिक का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, रेड ब्रिक जो बेसिकली आपका बनता है वो सॉइल से बनता है, क्ले से बनता है। ठीक है, सॉइल में क्या करते हैं, जो आपकी अर्थ है, जो आपकी नेचुरल सॉइल है उसको क्या करते हैं, डिग करते हैं। डिग करने के बाद क्या करते हैं, उसमें मॉइस्चर ऐड करते हैं। मॉइस्चर ऐड करने के बाद उसको क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं। मोल्ड करने के बाद उसको ब्रिक के शेप में लाते हैं। ये ऐसे आपका रेक्टेंगुलर क्यूबिकल शेप में लाते हैं। क्यूबिकल शेप में लाने के बाद उसको क्या करते हैं, सन ड्राई करते हैं, मतलब उसको धूप में क्या करते हैं, उसको हार्ड होने सूखने देते हैं। जब वो धूप में हार्ड मतलब उसको सूखने देने के बाद क्या होता है, उसमें जो भी मॉइस्चर थोड़ा रहता है वो निकल जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद वो जब ड्राई बर्न हो जाता है बिल्कुल, वो तब वो जाके उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट ब्रिक है आपका है ये है फ्लाई एश ब्रिक। तो फ्लाई एश ब्रिक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है मेड ऑफ फ्लाई एश, सीमेंट एंड जिप्सम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फ्लाई एश बेसिकली क्या है आपका,
फ्लाई ऐश बेसिकली ये है कि जब आपका थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल को बर्न करते हैं। जब कोल को बर्न करते हैं तो वहाँ से रेसिड्यू पार्ट निकलता है, जो डस्ट निकलता है बर्न होने के बाद, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो अभी जहाँ पर भी हमारी पावर प्लांट है, जहाँ पर भी आपका कोल का बर्निंग होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वो लार्ज अमाउंट में बर्निंग होता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ से जो उसकी राख, जो आपके लोकल लैंग्वेज में इसको राख बोलते हैं, इसको रेसिड्यू पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही पाउडरी पार्ट होता है, डस्ट होता है, ठीक है, जो कि होता है कोल का बेसिकली जलने के बाद जो रेसिड्यू पार्ट बचता है। तो वो क्या होता है, जनरली पावर प्लांट उसको क्या करती है कि उसको डिस्पोज करती है। उसको डिस्पोज करने के बाद क्या होता है, उसका यूज करने के लिए वो क्या होता है, फ्लाई ऐश को, उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। उससे एक देखा गया है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जनरली हमारा कोल बर्निंग हो रहा है और वहाँ से जो रेसिड्यू निकल रहा है उसका कहीं यूज नहीं किया जा रहा है। तो अभी गवर्नमेंट का ये एक पॉलिसी आया है कि अगर आपके थर्मल पावर प्लांट के 300 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका कोई पावर प्लांट है, तो वहाँ पर जो भी फ्लाई ऐश जो भी निकल रहा है उससे बने हुए मटेरियल को आपको यूज करना ही है। जैसे आजकल फ्लाई ऐश का यूज कहाँ होने लगा है, जो भी आपके हाईवेज वगैरह बन रहा है उसके बैकवेट में फिलिंग में यूज होने लगा है फ्लाई ऐश। आपका क्या होने लगा है, जो भी आपकी सीमेंट बन रही है, जैसे आपका फ्लाई ऐश उसमें भी यूज हो रहा है, और आपका ये आपका ब्रिक भी यूज हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि ये जो फ्लाई ऐश है, जो आपका बाय प्रोडक्ट है थर्मल पावर प्लांट से जो निकलता है रेसिड्यू पार्ट, तो इसका क्या है कि एक इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आप इसको ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हमारे एयर में आकर मिक्स हो जाएगा, और ये इतनी फाइन पार्टिकल्स होता है जिससे क्या होगा कि हमारे जब हम ब्रीथ करेंगे, जब हम सांस लेंगे, तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारे लिए हानिकारक रहने वाला है। तो इसको डिस्पोज करना है अब, क्योंकि ये रेगुलर तो हमारा प्रोडक्शन तो होता जा रहा है, रेगुलर रेसिड्यू पार्ट तो बनता जा रहा है, बट इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने पॉजिटिव वे में, कैसे, तो इसके लिए क्या होता है, ब्रिक बनाया जाता है। फ्लाई ऐश को क्या किया जाता है, सीमेंट के साथ, सैंड के साथ, जिप्सम भी उसमें ऐड किया जाता है। इन सब को ऐड करने के बाद इनको क्या किया जाता है, मोल्ड में, इस आपका जो ब्रिक का साइज है, ब्रिक के साइज में क्या किया जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है। मोल्ड करने के बाद उसको क्या किया जाता है कि उसको क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग करने के बाद ये क्या होता है, ये हार्डनेस हो जाता है। जैसे आपका कंक्रीट बनता है वो इस तरह का ये आपका हार्ड हो जाता है। लेकिन इसमें जो यूज होता है वो होता है फ्लाई ऐश, सीमेंट, जिप्सम और सैंड, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है आपका एसी ब्लॉक, एएसी ब्लॉक। अब एसी का क्या मतलब होता है, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्लॉक, ठीक है। एसी का मतलब होता है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड ब्लॉक। ये बेसिकली आपका यूरोप से आया हुआ एक टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एक बिल्कुल ही लाइट वर्जन और बड़े साइज में बनाया जाता है आपका ब्रिक को, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बनता है, मेड अप बाय केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस से बनता है विद इंग्रेडिएंट्स सीमेंट, लाइम, सैंड, एल्युमिनियम पाउडर। इसमें क्या क्या होता है, सीमेंट को मिक्स किया जाता है, लाइम को मिक्स किया जाता है, सैंड को मिक्स किया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर को मिक्स किया जाता है, जो कि रिएक्ट करने के बाद एक परफोरेटेड बबल्स बनाता है। आपका जो ये होगा ये परफोरेटेड होगा, इसमें बबल्स होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये साइज में तो बड़ा हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स होने की वजह से क्या होता है, इसमें आपका जो वेट होता है वो कम हो जाता है। आप अगर देखेंगे कि ये जो साइज़ है इसकी और इसकी जो साइज़ होगी, ठीक है, अगर सेम साइज़ को अगर देखा जाए तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसका वेट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वॉइड्स है, परफोरेटेड है, और इसमें बबल्स बन गया है। बबल्स बनने की वजह से क्या होता है कि इसमें वॉइड्स आ जाते हैं। जब क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम पाउडर विच रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स बबल्स, जब रिएक्शन करता है तो उसमें क्या होता है, बबल्स बनता है, और उसको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव मशीन में उसको क्योर किया जाता है हाई प्रेशर स्टीम से। हाई प्रेशर स्टीम से उसको क्या कहता है, क्योर किया जाता है, तब जाके ये आपका एसी ब्लॉक बनता है, जो कि साइज में और आपका जो रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक है उससे ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो वेट होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो आप मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट में आप समझ गए कि आपका क्या होता है रेड ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक और एसी ब्लॉक। चलिए जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है जो डिफरेंस के लिए, वो है साइज। अब आपको साइज भी समझना है कि मार्केट में जो ये तीनों ब्रिक अवेलेबल है उसकी साइज क्या होती है। तो अगर रेड ब्रिक की बात करें तो रेड ब्रिक का जो साइज होता है वो जनरली 230 mm इंटू 110 mm इंटू 70 mm का होता है, ठीक है। अगर इसका जो IS कोड आपको देखना है तो IS कोड 1077 1992 में ये दिया गया है, ठीक है। आपका जो साइज है वो 230 mm इंटू 110 mm इंटू 70 mm का, और इसका जो IS कोड है 1077 1992 का, ठीक है। जो फ्लाई ऐश है आपका, फ्लाई ऐश ब्रिक, तो उसका जो साइज रहने वाला, उसका भी साइज क्या होता है, सेम रेड ब्रिक के जैसा ही होता है। जो उसका भी साइज होता है 230 mm इंटू 110 mm इंटू 70 mm। इसका जो IS कोड है IS 16720 2018। जो आपका एसी ब्लॉक है, एसी ब्लॉक का जो साइज होता है वो 3 साइज में अवेलेबल है। वो है 400, 200 इंटू 100, 500, 250 mm इंटू 150 mm, 600 mm इंटू 300 mm इंटू 250 mm। ये 3 साइज में मार्केट में जनरली ये अवेलेबल है। और इसका जो IS कोड होता है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानना है और इसको डिटेल में समझना है तो IS कोड 2185 का पार्ट 3 में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो आपको साइज से भी आपको डिफरेंस पता चल गया कि ये दोनों साइज जो आपका रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक का जो साइज है वो सेम रहने वाला है, जबकि एसी ब्लॉक का जो साइज है वो 3 डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है, जो कि इन दोनों से
बड़ा होता है, इससे साइज़ में ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस अगर बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है, किसी भी मटेरियल का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, वो आपके स्ट्रक्चर को, आपका जो भी आप बनाने जा रहे हैं, ब्रिक वर्क करने जा रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो उस स्ट्रेंथ को बताना है कि आपका जो तीनों ब्रिक उसमें स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर रेड ब्रिक की बात करें तो रेड ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो मिनिमम होता है 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और मैक्सिमम जो जाता है वो 35 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है। इसमें जो क्लास डेजिग्नेशन होता है वो होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्लास होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अगर वो ज़्यादा है और 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच में है तो उसको फर्स्ट क्लास ब्रिक में कहते हैं। तो जनरली जो उसका स्ट्रेंथ होता है, ये जो आपका 35 न्यूटन पर एम, ये स्पेशल क्लास का रेड ब्रिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से लेकर 13-14 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच में होती है, ठीक है। अगर फ्लाइस ब्रिक की बात करें कि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो फ्लाइस ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो होती है 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से लेकर 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक, ठीक है। अगर हम एसी ब्लॉक की बात करें कि एसी ब्लॉक का जो स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो मतलब लाई करता है 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर से लेकर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक। तो अगर आप इस डिफरेंसेस से आपको पता चल रहा है कि जो आपका स्ट्रेंथ के वाइज अगर देखा जाए तो जो जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है उसमें अगर देखा जाए तो फ्लाई ब्रिक का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक एंड एसी ब्लॉक। फिर आपका रेड ब्रिक की आती है, लेकिन अगर रेड ब्रिक में आप देखेंगे क्योंकि यहाँ जो है 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से लेकर 50 न्यूटन पर एम, जो इसकी हाईएस्ट वाली जो है वो 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, बट जनरली जो यूज होती है वो यही 10 to 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर वाली होती है। बट यहाँ जो आपको दिख रहा है 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर रेड ब्रिक का, वो बेसिकली आपका हाई क्वालिटी का है, वो एक स्पेशल क्लास का रेड ब्रिक है जो कि कंस्ट्रक्शन में मेनली यूज नहीं होता है। मेनली जो यूज होता है 10 to 12 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अगर उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो हमारा फ्लाइस का ब्रिक जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका। फिर आपका रेड ब्रिक का है, और एसी ब्लॉक का जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम हो जाए, वो 3 to 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर के आसपास होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है अगर उसकी एक्सपेक्ट करें तो ड्राई डेंसिटी की। ड्राई डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक एमक्यू में उस मटेरियल का कितना मास होता है, कितना वेट है, तो उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई डेंसिटी कहते हैं। अगर मैं एक बात करूं आपका रेड ब्रिक का, तो रेड ब्रिक का जो ड्राई डेंसिटी होता है वो होता है 1600 to 1900 किलोग्राम पर एमक्यू, ठीक है। अगर मैं फ्लाइस की बात करूं तो अगर इसका क्या होता है, फ्लाइस का 1700 to 1850 केजी पर एमक्यू। अगर थर्ड में बात करूं तो एसी ब्लॉक का, तो एसी ब्लॉक का जो होता है आपका 450 to 1000 केजी पर एमक्यू। अगर मैं आप देखेंगे यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो आपका लगभग फ्लाइस ब्रिक और रेड ब्रिक का जो वेट है अप्रॉक्सिमेटली इक्वल है, आपका इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप एसी ब्लॉक का देखेंगे तो इसका जो रेंज है वो 450 केजी टू 1000 केजी के अराउंड आ रहा है। अगर बाकी दोनों का देखेंगे तो 1600 तो उसका मिनिमम है और 1900 तक जा रहा है, लेकिन इसका जो है 450 मिनिमम है और 1000 केजी तक जा रहा है। तो ये क्या है, आप बाकी दोनों ब्रिक से क्या करेंगे, अगर देखेंगे दोनों ब्रिक से ये क्या है, हल्का है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, अब अगर ड्राई डेंसिटी जानने का हमें कंपेयर करने का मतलब क्या है वो समझते हैं कि इससे क्या होगा कि अगर आपका कहीं भी अगर एक एमक्यू को आपका ब्रिक वर्क होता है, एक एमक्यू का आपने अगर एसी ब्लॉक को यूज किया है, तो वहाँ पर जो उसकी लोड आने वाली है वो तकरीबन 450 केजी से लेकर 1000 केजी के बीच में रहेगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे फ्लाइस ब्रिक में या रेड ब्रिक में, ये 1600 to 1900 केजी ऑलमोस्ट डबल आपका जाने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर पे जो लोड आने वाला है, डेड लोड आने वाला है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो आपको ये भी डिजाइन करना कि अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे फ्लोर होते हैं, 20 फ्लोर, 30 फ्लोर, 40 फ्लोर, इस तरह का है। तो अगर वहाँ पर आप ब्रिक वर्क यूज करते हैं या फ्लाइस ब्रिक यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, डेड लोड बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर पे एक्स्ट्रा लोड आएगा और आपको उसके तरह से उसका कॉलम या बाकी चीज़ों को डिजाइन करना पड़ेगा। बट अगर आप एसी ब्लॉक को यूज करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका डेड लोड क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब हाफ हो जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होगा। तो ये आपको इकोनॉमिकल पड़ने वाला है। तो बेसिकली एसी ब्लॉक जो है मल्टी स्टोरी और हाई स्टोरी बिल्डिंग में यूज किया जाता है ताकि उसकी डेड लोड क्या हो, कम हो। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है जो है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है कि आप जो भी ब्रिक वर्क यूज कर रहे हैं उसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या है, उसको समझना है। तो अगर मैं रेड ब्रिक की बात करूं तो रेड ब्रिक का जो वाटर का आपका एब्जॉर्प्शन है वो तकरीबन रहता है 10 से 15% के बीच में। अगर आपका फर्स्ट क्लास का ब्रिक है तो उसका 10 से 15% के बीच में रहना चाहिए, अगर सेकंड क्लास है तो 20% से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं फ्लाइस ब्रिक की बात करूँ तो फ्लाइस ब्रिक में जो रहता है वो 15 से 20% के बीच में रहता है, ठीक है। अगर मैं एसी ब्लॉक की बात करूँ तो इसका जो आपका रहता है वो 10% से बीच में नीचे रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई ब्रिक वर्क करते हैं, अगर वो एनवायरनमेंट से एक्सपोजर होता है या आपको वहाँ पर कहीं पर वाटर की कांटेक्ट में आता है,
तो जो है आपका एसी ब्लॉक जो है ये क्या करेगा, ये बिल्कुल ही कम आपका वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जबकि रेड ब्रिक और फ्लाई ब्रिक फिर क्या होगा, रेड ब्रिक कम करेगा, फिर क्या होगा, फ्लाई ब्रिक कम करेगा। तो इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो एसी ब्लॉक की सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट डिफरेंसेज है वो है अवेलेबिलिटी। आप जो मटेरियल है, मटेरियल तो हमने देख लिया, अगर मेरे लिए कोई मटेरियल सूटेबल है, मुझे पसंद आ रहा है कि ये मटेरियल हमारे पास हो, यही यूज होना है, यही रिकमेंडेड है, बट क्या वो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, आप कहीं बाहर से उसको ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो वो कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा और आपको फिर आपके लिए वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना है कि क्या वो लोकली अवेलेबल है या नहीं है, वो देखना है। अगर रेड ब्रिक की बात करें तो रेड ब्रिक क्या है, इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ये सॉइल से मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो सॉइल से मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या है कि ये आसपास हमारे जितने भी आसपास हैं वहाँ पर ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट अभी क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इसमें क्या किया जाता है, सॉइल को काटा जाता है, सॉइल वहाँ से निकाला जाता है, फिर उससे क्या किया जाता है, ब्रिक बनाया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि आपका नेचर डिसबैलेंस हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है, आप सॉइल को कटिंग करते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, आपके कहीं प्लॉट में देखेंगे कहीं बहुत ही ज़्यादा गड्ढा में चला गया, वो बिल्कुल गड्ढा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट कहीं कहीं पर रेड ब्रिक क्या कर रही है, बैन कर रही है, रेड ब्रिक अलाउ नहीं कर रही है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब आप रेड ब्रिक को आप मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड को बर्न करने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें या तो लकड़ी से या तो कोयले से या फिर अदर जो भी आपका किल्न होगा, जो भी आप इसको बर्न करने के लिए 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको बर्न करने के लिए जो भी आपका फ्यूल होगा, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका धुआं निकलता है और धुआं हमारे इन्वायरमेंट में जाकर मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन भी होता है। तो आजकल बहुत से प्लेसेस पे रेड ब्रिक को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी अभी हो सकता है कि थोड़ा इजीली अवेलेबल ना हो, बट जनरली अगर देखा जाए तो अभी तक इजीली अवेलेबल है। अगर हम बात करें आपका फ्लाई ऐश ब्रिक का, तो फ्लाई ऐश ब्रिक जो है वो अवेलेबल नियर बाय द पावर प्लांट एरिया, ये वहीं पर अवेलेबल है जहाँ की पावर प्लांट आसपास में है। क्योंकि फ्लाई ऐश तो आपका वहीं पर निकलेगा जो कि जहाँ पे पावर प्लांट है। तो ये भी आपको एक कंसिडरेशन रखना है कि अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक से कोई काम करने जा रहे हैं और आपके आसपास कोई पावर प्लांट नहीं है, तो क्या होगा, फ्लाई ऐश वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्रिक अवेलेबल नहीं होगा। अगर ये ब्रिक अवेलेबल भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। क्यों, रीज़न ये है क्योंकि फ्लाई ऐश कहीं दूर से ट्रांसपोर्ट होकर आएगा, फिर वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एसी ब्लॉक की बात करें तो एसी ब्लॉक क्या है कि आपका अवेलेबल इन मेट्रो सिटी, बेसिकली जो मेजर सिटीज़ होते हैं वहाँ पर ये एसी ब्लॉक यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। और ये क्या है, एसी ब्लॉक, इसको बनाने के लिए एक पूरा सेटअप चाहिए होता है, वो सेटअप हर जगह होता नहीं है। और इसका जो बेसिकली यूज जो होता है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किया जाता है। इसलिए क्या है कि मेट्रो सिटी या हाई सिटी जो आपका फेमस सिटीज़ है उसमें ये अवेलेबल होता है। तो आपको ये भी देखना है कि आपके लोकली कौन सा ब्रिक अवेलेबल है। जो नेक्स्ट डिफरेंसेज है वो है वेट। अब आप देखेंगे कि वेट, तो अगर मैं रेड ब्रिक की बात करूँ तो रेड ब्रिक का जो एक ब्रिक का जो वेट होता है जनरली 3 kg तो 3.6 kg के अराउंड में होता है। ठीक है, अगर मैं एसी ब्लॉक की बात करूँ तो इसका जो वेट होता है आपका 2.6 kg के अराउंड में होता है। अगर मैं आपका एसी ब्लॉक की बात करूँ तो इसका जो वेट होता है तकरीबन 14 kg to 15 kg होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बोलेंगे कि आपने तो ये बताया था कि एसी ब्लॉक का जो वेट होता है बाकी दोनों से कम होता है। ठीक है, बट यहाँ पर तो ये क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है, 14 to 15 kg दिख रहा है आपको। तो आपको ऐसा समझ, आपको ये भी बताया था कि इसकी जो साइज़ होती है वो साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। और अगर आप देखेंगे कि इसकी जो साइज़ है उस साइज़ में अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें या रेड ब्रिक की बात करें तो एक अगर आपका 600 वाला जो आपका एसी ब्लॉक है, अगर इसकी बात करूँ तो इसमें तकरीबन 8 ब्रिक के आसपास आपका रेड ब्रिक आ सकता है, फ्लाई ऐश ब्रिक आ सकता है। तो जो ये 14 to 15 kg दिख रहा है वो बेसिकली आपका 8 ब्रिक का है, 8 नंबर्स ऑफ ब्रिक का ये वेट है। अगर आप 8 नंबर्स ऑफ ब्रिक का बात करें, अगर 3 kg भी अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो 8 3 24 kg आपका आएगा। अगर फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तकरीबन ये भी 20 to 24 kg के अराउंड आएगा। और ये आपका क्या आ रहा है, 14 to 15 kg आ रहा है। तो इसके आप देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो आपका एसी ब्लॉक जो है वो क्या है, लाइटर है आपका कंपेयर टू रेड ब्रिक एंड फ्लाई ऐश ब्रिक। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कैसे कैलकुलेट करना है तो इसकी जो साइज़ है 600 और आपका जो 250 या 150 जो भी साइज़ अभी मैंने आपको बताया था, आप वीडियो को बैक में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपका उसका वॉल्यूम निकालिए और फिर इसका जो वॉल्यूम है 230 mm इंटू 110 mm इंटू 70 mm का जो है उसको निकालेंगे। आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8 ब्रिक के अराउंड ये आता है आपका एक एसी ब्लॉक में। अगर उससे मल्टीप्लाई वेट, एक सिंगल पीस वाले वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 20 kg के अराउंड आएगा और ये 24 kg के अराउंड आएगा। और यहाँ पर क्या रहा है 14 to 15 kg, ये 5 kg का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये लाइटर है, एसी ब्लॉक आपका क्या है, लाइटर है एज कम्पेयर टू रेड एंड फ्लाई ऐश ब्रिक है। जो नेक्स्ट डिफरेंसेज है वो कॉस्ट।
अब आपने सब कुछ तो समझ लिया, आपने क्वालिटी समझ लिया, आपने इसका ड्यूरेबिलिटी समझ लिया, आपने वेट समझ लिया, आपने अवेलेबिलिटी समझ लिया। अब कॉस्ट की बात आती है, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको उसमें कॉस्ट भी देखना होता है, क्योंकि आप कोई ऐसा मटेरियल यूज नहीं करेंगे जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, अगर आप रेड ब्रिक की बात करते हैं, इसका जो कॉस्ट आता है पर ब्रिक का वो 7 रुपीज़ से लेकर 10 रुपीज़ के राउंड में आता है। आप अगर फर्स्ट क्लास की ब्रिक लेते हैं तो आपका जो कॉस्टिंग आने वाली है वो ₹7 से लेकर ₹10 तक आने वाली है। अगर मैं फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करूँ तो फ्लाई ऐश का जो कॉस्टिंग आने वाली है वो 4 रुपीज़ टू लेकर 7 रुपीज़ का आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो रेसिड्यू पार्ट होता है आपका पावर प्लांट का, तो इसकी वजह से क्या होता है, और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पुश भी कर रहे हैं कि इसका यूज करें, ताकि हमारे एनवायरनमेंट में जो आपका फ्लाई ऐश है जो कि कोई यूज में नहीं आ रहा है तो उसको यूज किया जाए। तो इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो ₹4 से लेकर ₹7 है। अगर आप एसी ब्लॉक की बात करते हैं तो एसी ब्लॉक का जो आपका कॉस्ट है वो एक को आता है आपका ₹45 टू लेकर ₹55 के अराउंड, ठीक है। इसका जो एक पीस का आता है कॉस्टिंग वो आता है ₹45 टू लेकर 55। तो इस केस में अगर आप बात करेंगे तो आपका अगर देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि एक एसी ब्लॉक में टोटल 8 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आते हैं आपके। तो अगर 8 का देखें तो 8 7 जा 56 रुपीज़, तकरीबन दोनों सेम ही आ गया आपका रेड ब्रिक और एसी ब्रिक अगर कॉस्ट वाइज देखें तो। बट अगर फ्लाई ऐश ब्रिक में देखें तो 8 4 जा 32, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका चीपर पड़ेगा एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक। फ्लाई ऐश ब्रिक आपका चीपर पड़ेगा रेड ब्रिक और एसी ब्लॉक से, ठीक है। बट अगर आप इस कॉस्टिंग में अगर मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊँ तो एसी ब्लॉक आपका चीपर हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि क्या है कि आप अगर 8 ब्रिक को आप जब ज्वाइन करने जा रहे हैं, ब्रिक परचेज करने में आपका फ्लाई ऐश ब्रिक चीपर है, बट जब आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जब आप साइट पे लगा यूज करने जा रहे हैं, तब आपका जाके एसी ब्लॉक आपका चीपर होगा। वो क्यों होगा, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप अभी मैंने आपको बताया था कि एक एसी ब्लॉक में आपका टोटल 8 नंबर्स ऑफ रेड ब्रिक या फ्लाई ऐश ब्रिक होता है। तो जब आप 8 ब्रिक को आप क्या करेंगे कि जब आप इसको 8 ब्रिक को ऐड करें, मतलब आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या होंगे, मोर देन 8 होंगे, ठीक है। अब आपके 8 जॉइंट्स हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, मोर्टार फिल करेंगे। मोर्टार फिल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें आपका सीमेंट और सैंड का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप 2 एसी ब्लॉक को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जॉइंट कितने आएंगे, सिंगल जॉइंट आएंगे। लेकिन अगर 2 एसी ब्लॉक के कंपेरिजन देखें तो हमारे 16 नंबर ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक होंगे। अगर आप 16 फ्लाई ऐश ब्रिक को जोड़ते हैं तो मोर देन 16 टू 17 जॉइंट्स आने के चांसेस हैं। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, आपका मोर्टार का क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये अभी ब्रिक तो आपको सस्ता पड़ रहा है, बट इसमें जब आप मोर्टार का भी रेट आप जोड़ेंगे तो आपको ओवरऑल जो कॉस्टिंग होगी वो क्या होगी, इन सब की बढ़ जाएगी और एसी ब्लॉक की जो कॉस्टिंग होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि क्या है, इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स जो होंगे वो कम होंगे। जो नेक्स्ट डिफरेंसेज है वो है आपका बेनिफिट्स। अब आपको मैं इसमें जितने भी पॉइंट्स थे उसके बिहाफ में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा ब्रिक में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ रेड ब्रिक की, तो रेड ब्रिक का जो एडवांटेज है वह है कि ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, ठीक है, और ये ट्रेडिशनल स्टाइल है। बिल्कुल हड़प्पा संस्कृति से लेकर अभी तक ये रेड ब्रिक ही यूज होता आ रहा है। तो ये आपका एक ट्रेडिशनल है, काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, आपका इसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी अच्छी है और काफ़ी ड्यूरेबल है। गुड थर्मल इंसुलेशन, इसमें क्या है, जब आप इसके आप कोई भी बिल्डिंग या हाउस बनाते हैं तो आप अच्छा हुआ थर्मल इंसुलेशन मिलता है, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन बेसिकली क्या है कि आपके बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट के बीच में इंसुलेशन, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही गर्म है और अंदर का भी पूरा उसके अकॉर्डिंग गर्म है। आप जब भी देखेंगे कि आपके घर का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो गुड थर्मल इंसुलेशन है। वो क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ब्रिक आपका बाहर के एनवायरनमेंट से लेकर को आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट को दोनों को क्या करता है, पार्टीशन देता है, मतलब आपको अलग करता है, सेपरेट करता है। तो ये गुड थर्मल इंसुलेशन है। ईजिली अवेलेबल एंड मैन्युफैक्चर्ड, बड़ी अच्छी तरह से इसको क्या कहते हैं, ईजिली अवेलेबल है आपके आसपास में। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग भी है, इसमें कोई भी ज़्यादा हाईली स्किल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है, बना सकता है और आप मैन्युफैक्चर कर सकता है। अगर मैं फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करूँ तो फ्लाई ऐश ब्रिक का क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अभी से बताया था कि ये किससे बनता है, फ्लाई ऐश से। फ्लाई ऐश क्या है कि अगर उसको ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हैजार्डस है, हमारे ब्रीदिंग में आ सकती है, हमारे लिए हमारे मतलब आपके हेल्थ के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, और भी बहुत सारे डिग्रेड करता है, आपके जो सॉइल्स है उसको डिग्रेड करता है। आपका जो क्रॉप्स वगैरह को जो आप करेंगे, खेती करेंगे तो वहाँ पर भी ये आपका क्या है, आपका सही नहीं रहता है। तो इसलिए क्या कहता है कि ये इन्वायरमेंटली जो आपका फ्लाई ऐश है वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, डिग्रेड करता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं और वहाँ उसकी क्वांटिटी को कम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो आपके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है।
यूनिफॉर्म साइज इंश्योर्स बेटर, क्योंकि इसमें क्या है कि इसकी जो साइज होती है बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है और इसकी क्या हो जाती है कि आपको बिल्कुल ही क्यूबिकल दिखेगा। आपका ब्रिक में क्या होता है जनरली आप देखेंगे कि कभी उसको हीट करने के बाद वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है या फिर आपका कहीं बल्जिंग हो गया, कहीं पर आपका देखेंगे कि शेप में आप कहीं पर बिल्कुल एक कॉर्नर फिनिश कॉर्नर नहीं होता है। बट फ्लाई ऐश ब्रिक में क्या होता है कि आपका यूनिफॉर्म साइज होता है, जो कि आपका इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो जब आप इससे ब्रिक वर्क करेंगे तो आपका जो सरफेस आएगा बिल्कुल स्मूथ आएगा, और स्मूथ आने की वजह से आपका क्या होगा कि जब आप प्लास्टरिंग करेंगे तो वहाँ पर आपका फिनिशिंग अच्छा आने वाला है। यहाँ पर क्या है कि आपका लेस मोर्टार भी यूज होगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो वहाँ पर क्या होगा लेस मोर्टार का भी यूज होगा एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक। मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेड ब्रिक से ज़्यादा है अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूँ, जो जनरली मेनली कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। लाइट वेट देन रेड ब्रिक, इससे क्या आता है कि अगर देखा जाए तो दोनों वेट के हिसाब से लगभग सिमिलर है, बट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें फ्लाई ऐश ब्रिक को एज मिलता है, ये थोड़ा सा क्या है आपका रेड ब्रिक से लाइटर है। अगर मैं एसी ब्लॉक की बात करूँ तो एसी ब्लॉक में जो है आपका ये लाइट वेट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है लाइट वेट होता है, इसकी वजह से क्या होता है डेड लोड कम हो जाता है, तकरीबन बिल्कुल इन दोनों के कंपैरिजन देखा जाए तो बिल्कुल हाफ हो जाता है। बेटर थर्मल इंसुलेशन, ये थर्मल इंसुलेशन के लिए भी सही है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है पोर्स होते हैं, परफोरेटेड होता है, वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स में क्या होता है कि एयर हमेशा मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर का और बाहर का जो एनवायरनमेंट है दोनों क्या होता है सेपरेट हो जाता है। तो बेटर थर्मल इंसुलेशन। लेस मोर्टार कंजम्पशन, इसमें सबसे ज़्यादा लेस मोर्टार कंजम्पशन होता है, क्यों? क्योंकि इसके में जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी कम होगी। और हालांकि जो ये आपका एसी ब्लॉक है, एसी ब्लॉक को क्या किया जाता है मोर्टार से आपका नहीं किया जाता है, ये आपका एक केमिकल आता है, उस केमिकल के थ्रू इसको क्या किया जाता है एक दूसरे से एडहेसिव किया जाता है, इसको चिपकाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मोर्टार का कम यूज होता है, मोर्टार यूज नहीं होता है। आपका प्लास्टरिंग करने के लिए भी ये क्या होगा कि इसमें मोर्टार कंजम्पशन कम होगा। इकोनॉमिकल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, अगर आप कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है एसी ब्लॉक इकोनॉमिकल रहने वाला है। बट अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है, आप छोटा सा 2 स्टोरी 3 स्टोरी की बिल्डिंग कर रहे हैं, तब जाकर आपका ये महंगा पड़ने वाला है, क्यों? क्योंकि ये क्या है इजीली अवेलेबल नहीं होता है और आपका नियरेस्ट एरिया में वो अवेलेबल नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप बड़ी सिटीज़ में नहीं रह रहे तब तक ये आपके लिए ये तो महंगा पड़ने वाला है। कंस्ट्रक्शन टाइम से भी, क्योंकि इसकी साइज़ क्या होती है बड़ी होती है, तो क्या होता है वो एक ही बार में आप अगर आपको एक एमक्यू करना है तो आपको क्या है कि इसमें नंबर्स ऑफ ब्रिक क्या होंगे आपको कम यूज़ करने पड़ेंगे, और इसमें जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, और सबको फिर जोड़ने और आपका जो केमिकल लगाकर या मोटा लगाकर जो हम जोड़ते हैं उसको ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है इसमें आपका रेड ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक है। जबकि एसी ब्लॉक में क्या होता है कि आपका आप देखेंगे कि एक फ्लाई ऐश ब्रिक में टोटल 8 नंबर्स ऑफ एक एसी ब्लॉक में आपका टोटल 8 नंबर ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक आता है। तो अगर आपने एक को कहीं पर प्लेस किया तो इसका मतलब है कि आपने 8 नंबर्स ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक को वहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो अगर इसका मतलब देखें तो ये आपका क्या है कंस्ट्रक्शन टाइम सेविंग होता है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। इसके डिसएडवांटेज क्या है रेड ब्रिक के। तो लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अभी जैसा मैंने बताया कि रेड ब्रिक को बनाने के लिए जो सॉइल यूज होता है, इसकी वजह क्या है आजकल प्लॉट के जो भी आपका लैंड है वहाँ से क्या हो रहा है इलीगल सॉइल की कटिंग किया जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें तो फ्लाई ऐश ब्रिक क्या है लेस अवेलेबल। इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये अवेलेबल वहीं पर होता है जहाँ की पावर प्लांट होते हैं। पावर प्लांट होने की वजह से वहाँ पर फ्लाई ऐश अवेलेबल होता है, फ्लाई ऐश की अवेलेबल होने की वजह से ये फ्लाई ऐश ब्रिक अवेलेबल होता है। तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा है क्या कि अगर आप इसका क्वालिटी को सही मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है साल्ट प्रेजेंस होने की चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके इफ्लोरेंस वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट है आपका एसी ब्लॉक। एसी ब्लॉक की अगर बात करें ये लेस अवेलेबल है, ये हाई क्लास सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है। इसको ऐड करने के लिए स्पेशल एडहेसिव की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है इसमें एक एडहेसिव आता है, उस एडहेसिव को इसमें लगाने के बाद दूसरा एसी ब्लॉक लगाते हैं जो कि एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है, और इसको करने के लिए आपको स्किल लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक आपका इसका डिसएडवांटेज है। चलिए अब कंक्लूजन पार्ट में आते हैं। जो कंक्लूजन पार्ट है वो कहता है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड टुडे डिस्कशन I will recommend fly ash brick for residential and commercial construction if available. Otherwise, red brick is good. तो अभी जैसे आपकी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, माय पास्ट एक्सपीरियंस एंड आज का जो डिस्कशन हमने आपको इसके बारे में हर एक एस्पेक्ट से डिफरेंस बताया है, तो इससे बात यही पता चल रही है कि अगर आपको कोई छोटा कंस्ट्रक्शन करना है, आपको कोई रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करना है या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करना है जिसकी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कम है, तो वहाँ पर फ्लाई ऐश क्या होगा रिकमेंडेड है। क्यों? इससे आपका क्या होगा, एक तो आप इन्वायरमेंट के लिए आप उसमें आपका योगदान रहेगा। दूसरा क्या होगा आपका जो अगर देखेंगे कि इसका ₹4 to ₹7 के अराउंड इसका कॉस्टिंग आता है, तो आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली भी रहेगा, आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर इस बेस पे आप देखें तो आपको फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करना चाहिए अगर वो आपके एरिया में अवेलेबल है
तो अदरवाइज़ आपको रेड ब्रिक के लिए जाना चाहिए। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है या तो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग जो है कम है, तो उस केस में लो बजट का जो आपका कॉस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए फ्लाइज का ब्रिक, अगर अवेलेबल है तो। अगर नहीं अवेलेबल है तब आप रेड ब्रिक के लिए जा सकते हैं। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एसी ब्लॉक को रिकमेंड किया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि इसमें मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। अगर आपको इन तीनों ब्रिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको मैं हर एक जो आपका ब्रिक है उसका एक डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ iSpot का रेफरेंस लेकर मैं आपको पूरा डिटेल में इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।